पहली बात तो मैं हूँ इंडियन, साउथ इंडियन हूँ, तेलुगु हूँ, मैं फलाना जात का हूँ, वो बाद में आता है, बिकॉज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज मल्टीपल आइडेंटिटीज एंड सब आइडेंटिटीज. But when I come back to India, when I'm back home in Hyderabad, the fact is, why are we debating this South and North? I would say possibly because, the whole delimitation issue is hanging around. The delimitation issue is, looming large. One of the most important things for us to understand, Maria ji, and for all of us to also understand, probably understand the perspective of a South Indian, so to speak. What is happening in India right now? See, why are we talking about delimitation? Delimitation इसलिए किया जाता है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ताकि रिप्रेजेंटेशन बढ़े, ताकि जनता की जितने भी मसाइल है, जितने भी समस्याएं हैं, उनका कोई हल निकाला जाए, उनका कोई परिष्कार निकाला जाए, ताकि अल्टीमेटली डेमोक्रेसी ढंग से फंक्शन करे. पर हो क्या रहा है? 1971 तक हर 10 साल में सेंसस होता था, 10 साल के बाद डिलिमिटेशन होता था. जब इंडिया को आज़ादी मिली, हिंदुस्तान को आज़ादी मिली, आई थिंक इनिशियली वी स्टार्टेड विद अबाउट 430 ऑड पार्लियामेंट सीट्स. बाद में वो संख्या बढ़ी, 470 प्लस हुआ 61 में. अल्टीमेटली 71 में 543 नंबर पे हम लोग आ पहुंचे. तो 543 को फ्रीज किया गया 71 में. 543 लोकसभा सीट जो है उसको फ्रीज किया गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये माना कि पॉपुलेशन ग्रोथ अगर एक्सप्लोसिव ऐसे ही आगे निकला तो इसको लेके बहुत समस्या हो सकती है. तो 71 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, कहा कि 543 फ्रीज किया गया नंबर. 30 साल के बाद इसको हम फिर रिवाइज करेंगे, सेंसस तो चलेगा, संख्या नहीं बढ़ेगी. और फैमिली प्लानिंग को लागू करना शुरू किया. फैमिली प्लानिंग जब लागू किया भारत सरकार ने, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाया. हुआ ये कि साउथ इंडिया में फैमिली प्लानिंग को ढंग से अमल किया गया. इस वजह से 1948 में जब सदर्न पॉपुलेशन थी 26%, आज वो घट के 19% पे आ गया. पर नॉर्थ इंडिया में कई ज्यादा राज्यों में फैमिली प्लानिंग ढंग से नहीं हुआ. जैसे उत्तर प्रदेश एज एन एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश में 1950 से लेकर आज तक 239% बढ़त हुई है पॉपुलेशन में. बट केरला में पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है 69%. अगर आप कल कहोगे डिलिमिटेशन में कि फैमिली प्लानिंग जिन्होंने ढंग से किया भारत के हित में और या भारत सरकार के आदेश अनुसार, उनको अगर आप पनिशमेंट दोगे और उनकी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में कम करोगे, और जिन्होंने आपके आदेश को पालन नहीं किया उनको अगर ज्यादा आप इंक्रीज करके उनकी आवाज बढ़ाओगे क्योंकि पॉलिटिकली इट सूट्स यू, ये कहां तक जस्ट है, कहां तक इंसाफ है? हमारी सवाल यही है कि अगर आप संख्या बढ़ाओगे, जरूर बढ़ाइए क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, बढ़ाना चाहिए क्योंकि आबादी बढ़ी है. पर अगर आप लॉपसाइडेड करोगे, दिस विल नॉट जस्ट बी इम्बैलेंस, दिस इज फेडरल इनइक्विटी, दिस विल डिस्टर्ब आवर फेडरल स्ट्रक्चर, दिस विल क्वेश्चन the very basis for the foundation of our federal structure as enshrined in the constitution, and this is a very, very serious issue. That's our concern today. Chief Minister of Telangana, who is from Congress party, and myself, both of us have actually taken the same stand in the meeting at Chennai. We have said the same thing. We said, population alone cannot be the basis for distribution of seats or delimitation. अगर delimitation की बात होती है, हमारी पार्टी की तरफ से हमारा राय ये है कि the first port of call always in a democracy is mostly MLA, not MP. अगर delimitation ही करना है तो आप MLAs का संख्या बढ़ा दीजिए. अगर political parties and representative democracy में अगर each constituency has to be equally represented, you can increase the number of MLA seats. But MPs keep them proportionate to what they are right now. For example, out of 543, 17 belong to my state. 25 belong to Andhra Pradesh, 39 belong to Tamil Nadu. Together, South India has about 130 plus seats. What we are seeking is that this be kept intact, then the proportion be kept intact. If this does not happen, if Uttar Pradesh becomes that one state that can decide the next union government in India with a lopsided number, then I think the rest of the country will feel the pinch, the rest of the country will certainly voice the concern, and more importantly, I think centralization of policy, centralization of fiscal resources also is a huge, huge challenge. Because the more, the political parties start feeling that the Hindi belt will decide who's going to be the Prime Minister, then the entire focus, the entire concentration would be on making policies which suit the Hindi belt, and rest of India will be left in the lurch. The union government has repeatedly said that it will be on the basis of pro rata. See, we don't trust the union government. I'll tell you why.
11 साल पहले तेलंगाना को जब एक अलग राज्य बनाना था, भारत सरकार ने एक कानून लाके, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाके भारत सरकार ने नया राज्य बनाया और आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पास किया पार्लियामेंट ने। पार्लियामेंट में यह वादा किया गया था एक्ट के तहत कि डिलिमिटेशन किया जाएगा आंध्रा और तेलंगाना में और संख्या बढ़ाई जाएगी एमएलएस। 11 साल हो गया, आज तक एक चीज भी उन्होंने नहीं किया। पर जब उनको सूट करता है, उनको जहां पॉलिटिकल फायदा पहुंचता है वहां जरूर करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में कर दिया डिलिमिटेशन, मांगा किसी ने, पूछा किसी ने नहीं। जहां आपने वादा किया, जहां आपने वादा ही नहीं बल्कि कानून बनाया, स्टैट्यूट बनाया, वहां तो आप निभाते नहीं हो। बट जहां आपको सूट करता है असम में, जहां आपको सूट करता है कश्मीर में, आप वहां पे डिलिमिटेशन करते हो और कुछ सीटें जीत जाते हो। तो इसीलिए हम भरोसा नहीं करते भारत सरकार का और खासकर भाजपा का कि उनको जहां पॉलिटिकल फायदा पहुंचता है वहां काम करते हैं, उनको जहां पॉलिटिकल फायदा नुकसान पहुंचता है तो नहीं करते हैं। तेलंगाना में तो उनका कुछ पकड़ नहीं है तो नहीं कर रहे हैं। Then delimitation should be put on hold like it was in 2003? I would say one thing, Maria. See, अगर आपको डिलिमिटेशन करना ही करना है, पहले आप बता दें सबको बिठा के, या तो पार्लियामेंट में या बाहर, हर पार्टी को बुला के आप बता दें कि क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। आप डेमोक्रेसी है, मोबोक्रेसी नहीं है ना। आप क्योंकि आपका संख्या है पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में, आप मनमानी अगर आप करोगे तो जरूर उसका एक नतीजा भी होगा, उसका कोई रिएक्शन भी होगा, आपको भुगतना पड़ेगा। तो मैं बस इतना ही कह रहा हूं, आज तक भारत सरकार ने कोई एक बैठक तक नहीं बुलाई कि डिलिमिटेशन अगर करना है तो क्यों कर रहे हैं। सेंसस कर रहे हैं अभी, सेंसस के बाद क्या करेंगे, कास्ट सेंसस की बात होती है, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन की बात होती है, आरक्षण की बात होती है, विमेन रिजर्वेशन की बात होती है। अब किस बेसिस पे करोगे, कैसे करोगे और कैसे सबको, बार बार मोदी जी कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, बट ये तो कोअर्सिव फेडरलिज्म हो गया। आप कोर्स करोगे क्या, हमें जबरदस्ती करोगे कि हम जो कहेंगे बस आपको मानना पड़ेगा। आप अगर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में विश्वास रखते हो, मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप बिग ब्रदर बनो, बिग बॉस ना बनो। आप बिग ब्रदर बनोगे तो सबको बुलाओ, छोटों को, हमको सबको बुलाओ, बिठाओ, समझो, सुनो और फिर बाद में बोलो कि सबका साथ सबका विश्वास। वरना आपकी जो डायलॉग बाजी है वो तो डायलॉग ही रहेगा और अल्टीमेटली उसका तो कुछ नतीजा नहीं निकलेगा।